हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एंजाइम क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़िएगा। ओके। एंजाइम आपके सिलेबस में कहाँ पर दिया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्यों पढ़ रहे हैं वो भी तो पता होना चाहिए। ये आपका सिलेबस है जिसका टाइटल है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ओके। ये कौन सा है? BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का जियोलॉजी थ्योरी पेपर है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कहाँ पर एंजाइम है। ये दूसरी जो यूनिट है, आज की पूरी जो यूनिट है वो समाप्त कर दी जाएगी एक ही वीडियो में। ओके। सभी टॉपिक यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है। काफ़ी छोटे छोटे से टॉपिक हैं, अच्छी तरह से हम क्लियर करा देंगे। पूरी की पूरी यूनिट 2 है वो एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगी। इससे जो भी प्रश्न पूछ जाएगा वो यहाँ पर हम आपको बता देंगे। एंजाइम जो आपका टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए एंजाइम को देखते हैं क्या होता है एंजाइम। आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और यदि आप सारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके। तो देख पा रहे होंगे एंजाइम क्या है। सिंपल है, एंजाइम क्या है? बायोकैटालाइसिस है। बायोकैटालाइसिस का मतलब होता है ये क्या करता है, रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देता है। रासायनिक क्रिया, यदि कोई रासायनिक क्रिया स्लो हो रही है, यदि उसमें हम एंजाइम को डाल देते हैं तो रासायनिक क्रिया 1 मिनट में ही हो जाएगी। यदि कोई ए पदार्थ है, ठीक है, वो किस में चेंज हो रहा है? बी में चेंज हो रहा है। कितना टाइम लगा रहा है? 1 मिनट का टाइम लगा रहा है। यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं लगा है। यदि हम देखें, यदि ए कोई एक पदार्थ है और वो बी में चेंज हो रहा है और यहाँ पर एंजाइम भी साथ में लगा है, तो यही क्रिया 1 मिनट में हो रही थी और यही क्रिया कितने मिनट में हो जाएगी? 30 सेकंड में हो जाएगी। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में हो जाएगी। तो काफ़ी फास्ट होता है ये एंजाइम। ओके। इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? जैव उत्प्रेरक बोल देते हैं। जैव उत्प्रेरक, हिंदी में जैव उत्प्रेरक और इंग्लिश में बायोकैटालाइसिस बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंजाइम बायोकैटालाइसिस है, ये रासायनिक क्रिया की दर को, केमिकल रिएक्शन को, स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, या आप कह सकते हो रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करता है। इसे हम एंजाइम कहते हैं। ओके। और सारे के सारे एंजाइम होते हैं, सारे के सारे जितने भी एंजाइम होते हैं, ऑलमोस्ट सभी एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं। प्रोटीन का जो तृतीय स्ट्रक्चर होता है उससे सारे के सारे एंजाइम बने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन के तीसरे स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन के तृतीयक स्ट्रक्चर से नहीं बने होते हैं। ऐसे कौन से एंजाइम हैं? जैसे राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियेज पी, टीलोमरेज। ठीक है, तो ये जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर से नहीं बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? RNA एंजाइम होते हैं और RNA से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाता है? अपवाद हो जाता है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। सिंपल है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए इसकी एक्टिव साइट ये वाली होती है, या इस एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट जो होता है, सबस्ट्रेट का हिंदी में मतलब क्रियाधार जो होता है, वो बाइंड करता है कहाँ से? एक्टिव साइड की तरफ से। ठीक है, जो सक्रिय साइड होती है उसकी तरफ से ये बाइंड करता है। कौन बाइंड करता है? सबस्ट्रेट। ओके। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो सबस्ट्रेट के पीछे वाली साइड होती है उसे हम एलोस्ट्रिक साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोस्ट्रिक साइड बोलते हैं। और यहाँ से इन्वर्टर बाइंड होता है, यानी इन्वर्टर जो होता है वो आकर जुड़ता है पीछे से, जिसे हम एलोस्टिक साइड बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपने क्या पढ़ा? एक्टिव साइड जो होती है वहाँ से सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है, और जो एलास्टिक साइड होती है जो कि पीछे वाली साइड है एंजाइम की, वहाँ से इन्वर्टर आकर जुड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। आगे यहाँ पर हम देखने वाले मैकेनिज्म ऑफ मोड एक्शन ऑफ एंजाइम। तो इसमें क्या होता है? इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहें तो एंजाइम की क्रिया प्रणाली या क्रियाविधि। ठीक है। तो एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो क्या होता है एंजाइम? एंजाइम क्या करता है? रासायनिक क्रियाविधि की गति को बढ़ा देता है। रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी गति को बढ़ाता है। ओके। और जो एंजाइम होता है उसके मॉलिक्यूल जो अणु होते हैं एंजाइम के वो काफ़ी बड़े होते हैं, देख पा रहे काफ़ी बड़ा है। और सबस्ट्रेट जो होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है, एंजाइम से छोटा होता है सबस्ट्रेट, जिसे हम क्रियाधार बोलते हैं। ठीक है।
और एंजाइम जो होते हैं वो शुद्ध प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, शुद्ध प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंजाइम है और यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मतलब क्रियाधार, और ये सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम से जुड़ जाता है इस तरह से, और क्या कर देता है, और ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए ये क्या है, ये एंजाइम है और ये क्या है, सबस्ट्रेट है। ये आपस में बाइंड हो जाएगा, इस तरह से बाइंड हो गया, जुड़ गया। अब हम इसे क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। यानी एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल तरीके से अटैच हो गया है, जुड़ गया है। और इसे हम ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं, और इसे हम अनस्टेबल यानी अस्थायी भी बोल सकते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में ये जो सबस्ट्रेट होता है ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और ये एंजाइम से अलग हो जाता है। ठीक है, एंजाइम से अलग हो जाता है, इसीलिए हम इसे एंड एंजाइम बोलते हैं। यानी एंजाइम से प्रोडक्ट जो है या जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज होकर अलग हो गया है, निकल गया है। इसे हम एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई, ये समझ में आ गई है आपको। और इसको मैं ये शॉर्ट में कहें, शॉर्ट में कम शब्दों में कहें तो इस प्रकार से एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से बंधन हो गया है, यानी जुड़ गया है, जुड़ गया है। और फिर बाद में क्या बन गया है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है, यानी ईएस बन गया है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। फिर उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा ये एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया है, यानी ईपी। ठीक है, तो फिर बाद में क्या हो गया है, प्रोडक्ट में चेंज हो गया है और एंजाइम एंड हो गया है, यानी ये सबस्ट्रेट से अलग हो गया है। आगे यहाँ पर ई से क्या हो गया, एंजाइम हो गया, एस से सबस्ट्रेट हो गया, और ई एस से क्या हो गया, ई एस से हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, और यहाँ पर उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा क्या बन गया, एंजाइम, जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट को बना दिया है, यानी एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया है। ठीक है, ईपी से बोल देते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये जानकारी आपको हो चुकी है किस प्रकार से ये रिएक्शन हो रही है। ये वाली आप रिएक्शन देख लो या ये वाली रिएक्शन देख लो, बात एक ही है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से, यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट में बता दी है। और जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, यानी ये वाला एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वो विघटित हो जाता है, विघटित यानी टूट जाता है। और क्या हो जाता है, ये प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। प्रोडक्ट में जब चेंज हो जाता है तो एंजाइम इस सबस्ट्रेट से अलग हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है, विघटित होकर सबस्ट्रेट से भिन्न हो जाता है, सबस्ट्रेट से अलग हो जाता है कौन, एंजाइम। ओके, अब हम इसी बात को यदि हम कहें कुछ पदों में, कुछ स्टेज में कहें इसी बात को, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं। ये क्रिया भी कुछ पदों में बटी हुई है, याद ये आप बांट भी सकते हो या अपने आप भी लिख सकते हो, काफ़ी सिंपल है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में क्या हो गया है, जो सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइड से व्यवस्थित होकर जुड़ जाता है। देखिए, जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइड से जुड़ा है। एक्टिव साइड मैंने अभी आपको बताई, एक्टिव साइड से क्या जुड़ता है, सबस्ट्रेट जुड़ता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एंजाइम की एक्टिव साइड से सबस्ट्रेट आकर जुड़ गया है। ओके, वही बात यहाँ पर लिखी है, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से व्यवस्थित होकर जुड़ जाता है, एंजाइम के एक्टिव स्थल पर आ जाता है, एंजाइम के एक्टिव स्थल पर आ जाता है, यानी पूरी तरह से फिट तरीके से आ जाता है। फिर आगे क्या होता है, सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेज में जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम से आकर जुड़ जाता है। सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम से जुड़ जाता है, इसीलिए हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, या ऐसे ही पढ़ते चले जा रहे हो, कमेंट करके बता देना। और थर्ड जो स्टेज होती है, थर्ड स्टेज, ये वाली थर्ड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और एंजाइम क्या हो जाता है, इंड हो जाता है, यानी हट जाता है। ठीक है, देख पा रहे होंगे यही बात यहाँ पर लिखी है, सबस्ट्रेट जो होता है वो रासायनिक बॉन्ड टूट जाते हैं, यानी सबस्ट्रेट के रासायनिक बॉन्ड टूट जाते हैं और नए एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सबस्ट्रेट जो होता है, सबस्ट्रेट जो होता है इसके रासायनिक बंध टूट जाते हैं और प्रोडक्ट में चेंज होता है। ओके, और एंजाइम प्रोडक्ट से एंड हो जाता है, एंजाइम जो होता है एंजाइम प्रोडक्ट से एंड हो जाता है, अलग हो जाता है। ओके, और ये क्रिया कितने समय में होती है, अल्प समय में, यानी बहुत ही कम समय में ये प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है,
तो ये बात आपको पता लग गई है मैंने कितनी अच्छी तरह से मैं आपको समझा दिया है, समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर समझते हैं, वहाँ पर आप नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर आपकी आगे हेडिंग डालना है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, यानी जो सक्रिय ऊर्जा होती है वो क्या होती है। चलिए तो उसको हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं और ग्राफ ना बनाए तो भी समझ सकते हैं। चलिए ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्राफ आप ये बुक में दिया है, एनसीईआरटी बुक में, क्लास 11th में। ओके, तो इस तरह का ग्राफ है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर क्या है, बीच में एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मतलब जो क्रियाधार होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ पर आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताई गई है। और यहाँ पर क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस प्रकार से यहाँ पर होगी वो यहाँ पर बताई गई है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन होगी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, चलिए इसको लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर दो भागों में बटी है, ठीक है। यहाँ पर एक तो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें होती है, एक होती है इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी में। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक कौन सी होती है, एक एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये आपको कॉपी कर लेना है, उतार लेना है, ठीक है, नहीं तो वहाँ पर आप नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है उसकी एनर्जी हाई होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी लो होती है। तो देखिए यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, लो होती है, और सबस्ट्रेट की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट की एनर्जी हाई होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट ऑफ लो, ठीक है, हाई को यहाँ पर लिख सकते हो आगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सबस्ट्रेट की एनर्जी कैसी होती है, सबस्ट्रेट की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, और प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, लो होती है। अब इस ग्राफ में समझिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं ग्राफ। देखिए सबस्ट्रेट की जो एनर्जी होती है, सबस्ट्रेट है, इसकी एनर्जी हमें हाई करनी है, ये एनर्जी हाई पहले हो गई, और प्रोडक्ट जैसे बना, प्रोडक्ट बन गया, अब इसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट की एनर्जी है वो हाई है और प्रोडक्ट की एनर्जी लो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंजाइम नहीं लगा है, विदाउट एंजाइम है, ठीक है, विदाउट एंजाइम। यहाँ पर कोई भी एंजाइम है उसने कार्य नहीं किया है। क्यों कार्य नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है वो हाई है, सबस्ट्रेट की एनर्जी हाई है और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो लो है, ठीक है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट की एनर्जी हाई है और प्रोडक्ट की एनर्जी कैसी है, लो है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी यहीं पर सब खत्म हो गई, फिर प्रोडक्ट की एनर्जी जो होगी वो लो होगी। और यहाँ पर कोई भी एंजाइम जो होता है वो कार्य नहीं करता है, कौन सी रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है, कोई एंजाइम कार्य नहीं करता है। लेकिन जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक, इसको आपको उतार लेना है क्योंकि वहाँ पर आप नहीं समझ पाओगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में इसका ठीक उल्टा होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, सबस्ट्रेट की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, लो होती है। सबस्ट्रेट ऑफ एनर्जी, सबस्ट्रेट की एनर्जी कैसी होती है, लो होती है। और आगे प्रोडक्ट की एनर्जी
प्रोडक्ट की एनर्जी कैसी होती है, हाई होती है। अब यहाँ पर यदि सबस्ट्रेट की एनर्जी कैसी है, लो है, और प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट की जो एनर्जी होती है, देख पा रहे होंगे इस प्रकार से कैसी होती है, सबस्ट्रेट की एनर्जी लो, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट की एनर्जी कैसी होगी, लो। कम कर दी हमने, लो कर दी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सबस्ट्रेट की एनर्जी लो होती है, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट की एनर्जी लो हो गई और यहाँ पर प्रोडक्ट की जो एनर्जी हो जाती है वो हाई हो जाती है, ठीक है। ये रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम कार्य करता है। क्या करता है, एंजाइम कार्य करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। एंजाइम होता है यहाँ पर एंजाइम होता है जो कि इस रिएक्शन को काफ़ी फास्ट करा देता है, ठीक है, काफ़ी फास्ट करा देता है। और यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं लगता है, इसीलिए इस रिएक्शन को काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी ऊपर जाकर प्रोडक्ट में चेंज होना पड़ता है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन में, ये वाली रिएक्शन, कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें कोई एंजाइम नहीं लगता, इसीलिए इस सबस्ट्रेट को काफ़ी दूर जाकर प्रोडक्ट में चेंज होना पड़ता है, इसीलिए इसकी एनर्जी लो हो जाती है। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ पर एंजाइम कार्य करता है, एंजाइम कार्य करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन की दर जो होती है वो कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है। और यहाँ पर कोई एंजाइम कार्य नहीं करता है, इसीलिए रिएक्शन की दर जो होती है वो लो हो जाती है, ठीक है। तो ये आई होप आप समझ पाए होंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा आपको समझाने में, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपको अब हम नोट्स दिखाएंगे, तभी आप फटाफट से क्लियर कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी जो होती है उसके बारे में, यानी एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, जो एंजाइम की सक्रियता होती है, उसको प्रभावित कर देते हैं। ऐसे कौन से कारक होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये जो कारक होते हैं, ये जो फैक्टर होते हैं, वो प्रोटीन की तो तृतीयक रचना जो होती है, प्रोटीन की जो टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है उसको प्रभावित करते हैं। क्योंकि एंजाइम किससे बने होते हैं, मोस्टली जो एंजाइम होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन के तृतीयक रचना से बने होते हैं, प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर से बने होते हैं। इसीलिए जो ये इफेक्टिंग एंजाइम होते हैं, ये प्रोटीन की तृतीयक रचना को प्रभावित करते हैं, जिससे एंजाइम जो होता है वो प्रभावित हो जाता है, ओके। देखिए अनेक कारक होते हैं, अनेक फैक्टर हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, जैसे टेम्परेचर और पीएच जो मान होता है और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं पीएच इफेक्ट, यानी पीएच किस प्रकार से, पीएच जो मान होता है वो किस प्रकार से एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने क्या बना दिया, एक ग्राफ बना दिया आपको समझाने के लिए। आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक हमने एंजाइम मान लिया जिसका पीएच मान कैसा है, 8 है, ओके। पीएच मान 8 है और 8 जो है वो अनुकूलतम पीएच मान है, यानी अनुकूलतम ऑप्टिमम पीएच मान है, और ये एंजाइम की एक्टिविटी को दर्शा रहा है। यदि ये अनुकूलतम पीएच मान से ये पीएच मान यदि कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो एंजाइम जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। यदि ये पीएच मान अनुकूल पीएच मान से यदि कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी, एंजाइम जो होगा वो कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, और रिएक्शन की जो दर होगी वो लो हो जाएगी। तो पढ़ते हैं यहाँ पर पीएच इफेक्टिंग क्या होता है, प्रत्येक एंजाइम का अलग अलग पीएच मान होता है, अलग अलग एंजाइम होते हैं उनका अलग अलग पीएच मान होता है, ठीक है। यदि नियत पीएच मान में परिवर्तन होता है, नियत पीएच मान यानी अनुकूल पीएच मान में परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ पर 8 है, यदि ये कम हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, यदि नियत पीएच मान में परिवर्तन हो जाता है तो एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, यानी इनएक्टिवेट हो जाता है। इसमें रिएक्शन की दर जो होती है वो लो हो जाती है, यानी रिएक्शन की जो क्रिया होगी, जो उसका जो रिएक्शन की स्पीड होगी वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये पीएच इफेक्टिंग है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं टेम्परेचर इफेक्टिंग, यानी टेम्परेचर किस प्रकार से इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। तो इस प्रकार का ग्राफ है, ये कैसा है, अनुकूलतम यानी ऑप्टिमम
तापमान है, यदि इस तापमान से यदि ये तापमान ज़्यादा हो जाएगा, यदि ये कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो एंजाइम होगा उसकी एक्टिविटी को प्रभावित कर देगा। ठीक है, तो कम नहीं होना चाहिए, अनुकूल रहना चाहिए। ठीक है, यदि टेम्परेचर लो हो जाएगा तो एंजाइम जो होगा वो इनएक्टिवेशन हो जाएगा, यानी निष्क्रियकरण हो जाएगा। एंजाइम जो होगा वो निष्क्रिय हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, और अगला यहाँ पर है, यदि टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन। प्रोटीन और एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाएगा। डीनेचुरेशन का मतलब होता है एंजाइम और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टूट कर कोई दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, यानी डीनेचुरेशन हो जाएगा, विकृतीकरण हो जाएगा हिंदी में कहें तो। ठीक है, तो ये क्या होता है, यदि टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये क्या है बता रहा है, एंजाइम एक्टिविटी को बता रहा है। जैसे यहाँ पर इसका एक अपवाद भी है टेम्परेचर का, जैसे अंटार्कटिका में मिलने वाली जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी ठंडे क्षेत्रों में रहती हैं, यानी वहाँ पर जो जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, हिमांक बिंदु पर होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो जीरो होता है वो माइनस में चला जाता है। माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, ऊपर कैसी बर्फ़ की परत जम जाती है तालाबों पर, ऊपर की जो परत होती है वो किससे जम जाती है, बर्फ़ से जम जाती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर मछलियाँ जीवन यापन करती हैं, वहाँ पर जो एंजाइम होता है वो पूरी तरह से सक्रिय रहता है, कोई भी टेम्परेचर उसको प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, वहाँ पर कितना ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है लेकिन वहाँ पर जो एंजाइम होगा वो इनएक्टिवेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किसका अपवाद हो जाता है, इस प्रकार से इसका अपवाद हो जाता है टेम्परेचर का। ठीक है, चलिए डालेगा हेडिंग फटाफट से, क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ये भी एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करता है। किस प्रकार से प्रभावित करता है, चलिए यहाँ पर जो कंसेप्ट लगने वाला है, वैज्ञानिक बीमैक्स और वैज्ञानिक के यम। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था। चलिए इसका ग्राफ यहाँ पर डिजाइन कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही होगा, बीमैक्स होगा। बीमैक्स का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर हम लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इसे हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में बी से। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, के एम। के एम क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, के एम। के एम का जो मतलब है यहाँ पर सबस्ट्रेट से है, सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार से। इसे हम यस से भी डिनोट कर देते हैं और के एम से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि हम इसका आधा कर देते हैं, बी मैक्स का आधा कर देते हैं, तो बी मैक्स का आधा क्या होता है, बी मैक्स का आधा ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर देते हैं बी मैक्स का आधा। ओके, और यहाँ पर यदि हम सबस्ट्रेट की मात्रा को बढ़ाते हैं, ये क्या यहाँ पर हमने बता दिया है, ये वाला ये डॉटेड हमने इसलिए लगा दिया, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। यदि हम यहाँ पर सबस्ट्रेट की मात्रा को बढ़ाते हैं, सबस्ट्रेट की मात्रा को हम तब तक बढ़ा सकते हैं, तब तक बढ़ा सकते हैं जब तक बी मैक्स तक ये ग्राफ ना पहुँच जाए। यदि बी मैक्स तक पहुँच गया है ग्राफ तो ये मात्रा कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यदि हमने यहाँ पर 20 सबस्ट्रेट को डाला, मान लीजिए यहाँ पर हमने 20 सबस्ट्रेट को डाला। ठीक है, 20 सबस्ट्रेट को यहाँ पर हमने डाला। ओके, और ये ग्राफ कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर हम 21वां सबस्ट्रेट को डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ इसी तरह से चलता चला जाएगा। और 22वां सबस्ट्रेट के यदि हम डालते हैं तो तब भी ये ग्राफ इसी तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी मैक्स पर जो वैल्यू होती है वो कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी नियतांक हो जाएगा। ओके, इसका यदि हम आधा कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, आधा बी मैक्स का 10 हो जाता है। ठीक है, वो तो आपको पता है। अब यहाँ पर ये बात आपको पता लग गई है के एम और बी मैक्स क्या होता है। के एम होता है सबस्ट्रेट की मात्रा और बी मैक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को बताता है। ठीक है, रिएक्शन की दर को बढ़ाता है। तो ये जानकारी आपको हो चुकी है। तो यहाँ पर यदि हम सबस्ट्रेट को जितना भी बढ़ा देते हैं, सबस्ट्रेट की मात्रा यदि हम जितनी भी बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ उतना ही ऊपर जाएगा। यदि आप सबस्ट्रेट की मात्रा इतनी बढ़ा देते हैं जब तक कि ग्राफ कहाँ तक ना पहुँच जाए, बी मैक्स तक ना पहुँच जाए। यदि बी मैक्स तक ये ग्राफ पहुँच गया है तो आप जितना भी सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा, ये नियतांक हो जाएगा, यानी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको हो चुकी है। चलिए यदि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, इसमें लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। चलिए लिखें, इसमें
सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हमने शॉर्ट में लिख दिया है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये से सबस्ट्रेट और सी से कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तब तक बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तब तक बढ़ा सकते हैं जब तक ग्राफ बी मैक्स तक ना पहुंच जाए, बी मैक्स तक ना पहुंचे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बी मैक्स पर पहुंचने से प्रोडक्ट की मात्रा कांस्टेंट रहती है, यानी नियतांक हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा इतना, ओके। तो ये आपको ग्राफ समझ में आ गया है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। पर अब किस तरह से ये एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करता है, इस तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ पर एक बार यदि कांस्टेंट हो गया ये वाला, ठीक है, ये ग्राफ जो है वो यहाँ पर पहुँच गया, तो कैसी मात्रा हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और फिर बाद में हम जितने भी सबस्ट्रेट को डालेंगे वो उसकी मात्रा यहाँ पर नहीं जोड़ी जाएगी, और जब मात्रा नहीं जोड़ी जाएगी तो ये एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर आगे जो हेडिंग डालने वाले हैं, एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है, देखिए एंजाइम जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम की पीछे वाली साइड से जुड़ता है, एलोस्टिक साइड की तरफ, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था, चलिए समझ जाएंगे आप जब हम बताएंगे, ठीक है। तो एंजाइम इनहिबिटर क्या करता है, ये एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, या आप कह सकते हो स्टॉप करता है, या आप कह सकते हो एंजाइम की जो रिएक्शन की स्पीड होती है उसको स्लो करता है। चलिए लिखते हैं, ये एंजाइम या आप कह सकते हो कि एंजाइम की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी स्पीड को लो करता है, कम करता है, ठीक है। अभी ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटिव होता है, एक होता है नॉन कॉम्पिटेटिव। देखिए कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, इसमें जो सबस्ट्रेट होता है और इनहिबिटर जो होता है वो दोनों एक्टिव साइड के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, फाइट करने लगते हैं आपस में। तो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखना है, इसमें सबस्ट्रेट, ये से सबस्ट्रेट हो गया, एंड इनहिबिटर, आई से इनहिबिटर हो गया, दोनों क्या करते हैं, एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है के लिए फाइट करते हैं। इन्वर्टर कहता है हमें जाना है और सबसेट कहता है हमें जाना है एक्टिव साइड की तरफ। देख पा रहे हैं ये कैसा होता है, ये एंजाइम होता है, आप किसी भी तरह से बना सकते हो। और ये वाली जो साइड है ये कैसी होती है, एक्टिव साइड होती है, ये एंजाइम है। और यहाँ पर ये क्या है, ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है इनहिबिटर है। और ये गोल गोल ये क्या है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें सबस्ट्रेट और इन्वर्टर, ये इन्वर्टर हो गया और ये सबस्ट्रेट हो गया, दोनों एक्टिव साइड, यानी ये एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है इसके लिए आपस में फाइट करते हैं। इन्वर्टर कहता है हमें यहाँ पर अटैच होना है, सबस्ट्रेट कहता है हमें यहाँ पर अटैच होना है, ठीक है। दोनों को, एक को अटैच होना है, एक ही अटैच हो पाएगा, तो ये दोनों आपस में लड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर इन दोनों की फाइट होने लगती है। तो क्या होता है, यदि यहाँ पर इन्वर्टर आकर जुड़ जाता है, यदि मान लेते हैं यदि इन्वर्टर आकर यहाँ पर जुड़ जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर रिएक्शन की दर जो होती है वो लो हो जाएगी, ठीक है, रिएक्शन की दर जो होगी वो लो हो जाएगी। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, इन्वर्टर, आई से इन्वर्टर, सबस्ट्रेट होने का टाइम बढ़ा देता है,
एंड रिएक्शन जो होती है, एंड रिएक्शन, ठीक है, स्लो हो जाती है। देखिए इन्वर्टर जो होता है यदि यहाँ पर जुड़ जाएगा, इन्वर्टर मान लेते हैं यदि इन्वर्टर यहाँ पर जुड़ गया है तो ये सबस्ट्रेट को क्या कर देगा, रोक देगा। थोड़ी देर में जो इन्वर्टर होगा वो निकल जाएगा यहाँ से, फिर बाद में सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, टाइम का लॉस हो जाता है, टाइम ज़्यादा खपत हो जाता है, ठीक है, टाइम को बढ़ा देता है, जिससे रिएक्शन जो होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है। यदि हम इसके एग्जाम्पल देखें तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम आपको नॉन कॉम्पिटेटिव बताएंगे। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। देखिए यहाँ पर एक सबसेट दिया गया है जिनका नाम है मेलोनेट ऑक्सोलो एसीटेट है, ठीक है। ये जो सबस्ट्रेट होता है ये इन्वर्टर के कारण प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाता है, क्योंकि इन्वर्टर आ जाता है और ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं होने देता है, ठीक है। तो मेलोनेट ऑक्सोलो एसीटेट जो होता है वो इन्वर्टर आ जाता है, इसीलिए ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाता है, नो प्रोडक्ट चेंज, ओके। अगला यहाँ पर एग्जाम्पल है कि जो सक्सेनिक एसिड होता है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस, ये एंजाइम लग जाता है, इसीलिए जो रिएक्शन होती है वो फास्ट हो जाती है, ओके। तो यहाँ पर ये एंजाइम लग जाता है और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ओके। और इसमें भी जो इन्वर्टर होता है वो प्रोडक्ट में चेंज होने से रोकता है, लेकिन यहाँ पर एंजाइम ज़्यादा मात्रा में है तो इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, इसीलिए यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर है जो सल्फर ड्रग्स होती है वो किस प्रकार से बनती है। तो यहाँ पर जो पी ए बी ए जो सबस्टेट है इसका जो फुल फॉर्म होती है पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड होती है, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड होती है। और ये एंजाइम की मदद से फोलिक एसिड में चेंज नहीं हो पाता है, नो चेंज, ठीक है। फोलिक एसिड में चेंज नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में इन्वर्टर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये जो सबस्ट्रेट होता है वो फोलिक एसिड में चेंज नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर एंजाइम लगता है तब भी चेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्पल होते हैं। कॉम्पिटेटिव के मैंने आपको बता दिए हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं नॉन कॉम्पिटेटिव। नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, देखिए चलिए पहले लिख देते हैं। देखिए नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, जो एंजाइम की इलास्टिक साइड होती है उससे कौन बाइंड हो जाता है, उससे इन्वर्टर बाइंड हो जाता है और एक्टिव साइड की जो जगह होती है उसको चेंज कर देता है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये इन्वर्टर, देखिए इसमें क्या होता है, ये इन्वर्टर इलास्टिक साइड पर, इलास्टिक साइड, जो एंजाइम की इलास्टिक साइड होता है उससे अटैच हो जाता है, ठीक है। नो एक्टिव साइट पर अटैच होकर क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है कि जो इन्वर्टर होता है वो इलेक्ट्रिक साइड पर अटैच हो जाता है लेकिन एक्टिव साइड पर अटैच नहीं होता है, यानी नो एक्टिव साइट अटैच। एक्टिव साइड पर अटैच नहीं होता है, इलास्टिक वाली साइड पर अटैच होता है, पीछे साइड पर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अटैच होकर एक्टिव साइड का आकार बदल देता है। देखिए ये है एंजाइम, ये यहाँ पर इस तरह का एंजाइम मैंने बना दिया है, ठीक है, एंजाइम है। और ये क्या है, एक्टिव साइड है। एक्टिव साइड इस प्रकार का यहाँ पर एक सबस्ट्रेट है, ठीक है। और ये क्या है, इलास्टिक साइड। पीछे वाले साइड कैसी होती है, इलास्टिक साइड, जहाँ से इन्वर्टर आकर जुड़ता है, इलास्टिक साइड है। यहाँ पर इस प्रकार का इन्वर्टर है, ठीक है। ये इन्वर्टर जो होता है वो यहाँ पर अटैच नहीं होता है। क्यों अटैच नहीं होता है, क्योंकि इसका आप देख पा रहे हो कि साइज किस प्रकार का है, उसी प्रकार से जुड़ेगा। तो ये इन्वर्टर जो होता है वो यहाँ पर जुड़ जाता है, यहाँ पर इस तरह से जुड़ जाता है इलास्टिक साइड पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ये इन्वर्टर इलास्टिक साइड पर अटैच हो जाता है, ये वाली साइड पर। और ये एक्टिव साइड पर अटैच नहीं होता है, इन्वर्टर एक्टिव साइड पर अटैच नहीं होता है और एक्टिव साइड का आकार बदल देता है, ठीक है। तो जो इलास्टिक जो साइड होती है, यहाँ से इन्वर्टर जो होता है वो इस तरह से यहाँ पर पीछे से जुड़ जाता है इलास्टिक साइड पर। और एक्टिव साइड जो होती है इसका आकार किस तरह से चेंज कर देता है,
इसका आकार जो होता है एक्टिव साइट का वो बदल देता है, इस प्रकार का कर देता है, इस प्रकार का कर देता है। इसीलिए जो एक्टिव साइट का जो सबस्ट्रेट होता है वो यहाँ पर बाइंड नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता बंद कर देता है कौन, ये इन्वर्टर, ठीक है। और रास्ता बंद कर देता है, थोड़ी देर के लिए रास्ता बंद करता है, फिर बाद में ये निकल जाता है, फिर बाद में ये जुड़ पाता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तभी जो रिएक्शन होती है वो कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से इन्वर्टर क्या करता है, इस रिएक्शन को रोकता है, ठीक है। तो ये नॉन कॉम्पिटेटिव में होता है, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे यदि मैं आपको बताना चाहता हूँ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक लेवल का फिर नहीं रहेगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आगे जो हेडिंग आपको लगाना है, नोमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन एंजाइम, यानी एंजाइम का नामकरण और इसका वर्गीकरण देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक एंजाइम का नाम लिखा है जिसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये रिडक्शनल भी करता है और ऑक्सीडेशन भी करता है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों करता है। क्योंकि यहाँ पर इस नाम में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन, और रिडक्टेज जो लिखा है इसका मतलब रिडक्शनल, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक रिएक्शन हमने लिखी है, और इस रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे जो रिडक्शनल है वो किसका यहाँ पर रिडक्शनल हो रहा है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ से रिड्यूस हो जाती है, और हाइड्रोजन कहाँ पर आ जाती है, बी की जगह पर आ जाती है। यहाँ पर ये कुछ हमने कंपाउंड लिख दिए हैं, ए बी कोई कंपाउंड हो सकता है, और ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, ये रिडक्शनल इसका हो जाता है, और ये हाइड्रोजन बी की जगह पर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है, रिडक्शनल हो जाता है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन देखें तो ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है, ये वाला एक कंपाउंड ए मान लिया हमने, कोई सा कंपाउंड हो सकता है, वो यहाँ पर आ जाता है और सिंगल बॉन्ड की जगह यहाँ पर प्लस लग जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, किस प्रकार से ऑक्सीडो रिडक्टेज जो एंजाइम होता है वो कार्य करता है। अगला यहाँ पर है ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, देखिए वो इस रिएक्शन आप देख पा रहे होंगे, इस रिएक्शन में देखिए ए के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोई सा भी ए हो सकता है कंपाउंड, या आप कह सकते हो एल्कोहल, ठीक है। और साथ में ये बी कोई कंपाउंड है, और फिर रिएक्शन होती है तो क्या हो जाता है, ए यहाँ पर आ जाता है, OH जो ग्रुप होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है वो बी की जगह पर आ जाता है, यहाँ से गायब होकर यहाँ पर आ जाता है बी की जगह पर। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है वो ट्रांसफर करता है किसको, जो OH ग्रुप होता है वही, ठीक है। तो किस प्रकार से देख पा रहे होंगे, जो ट्रांसफ़र होता है वो OH का ट्रांसफ़र हो जाता है बी की जगह पर, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, जो OH ग्रुप होता है वही ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, OH ग्रुप ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो जो OH ग्रुप होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और बी की जगह पर आ जाता है। इसीलिए ये जो ट्रांसफरेंस एंजाइम होता है वो इस प्रकार से कार्य करता है। लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर जो एंजाइम है हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड है और बी ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जो जल है वो यहाँ पर क्या करता है, कार्य करता है। ए के साथ कौन आ जाता है, EH आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर EH कितने हैं, 2 हैं, और ठीक है। तो ये हाइड्रोलोज जो एंजाइम होता है वो इसी प्रकार से कार्य करता है। ए के साथ एक EH यहाँ पर आ जाता है ए के साथ, और बी यहाँ पर प्लस में आ जाता है, ठीक है। और जो OH बचता है वो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाता है, ओके। तो इस प्रकार से हाइड्रोलेज एंजाइम कार्य करता है। और अगला यहाँ पर है लाइएज, जो एंजाइम होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड है ए और बी, ये सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, और यहाँ पर लाइएज एंजाइम जो होता है वो कार्य करता है और वो प्लस में इसे चेंज कर देता है, सिंगल बॉन्ड को प्लस में चेंज कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। और लाइगेज जो एंजाइम होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, वो यहाँ पर A+B कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है उसको ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये लाइगेज एंजाइम का कार्य होता है। आइसोमरेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो किसी भी कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज कर देता है। जैसे कोई ए कंपाउंड है वो किसे में चेंज कर देता है, बी कंपाउंड में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये आइसोमरेज एंजाइम का कार्य होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये क्या होता है,
ये अभी मैंने आपको बता दिया है नोमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन एंजाइम। एंजाइम का नामकरण, यही नामकरण है इसका और यही इसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। किस तरह से कार्य होता है मैंने आपको बता दिया है। ऑक्सीडोरिडक्टेज जो एंजाइम होता है इसके अंतर्गत रिडक्शनल भी होता है और ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इस तरह से रिडक्शन कर देता है, हाइड्रोजन को यहाँ पर ले आता है, ठीक है, बी की जगह पर, और सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देता है। और ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है, जो ए कोई कंपाउंड है वो यहाँ पर आ जाता है और सिंगल बॉन्ड की जगह प्लस लग जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है वो OH ग्रुप को यहाँ पर कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है बी की जगह पर। ठीक है, तो ये ट्रांसफरेज का कार्य करता है। लेकिन यदि इसमें हाइड्रोजन होता है, ओनली हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नो ट्रांसफ़र, यानी ट्रांसफ़र नहीं होता है। हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं होता है, जो OH ग्रुप होता है वही ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफरेज एंजाइम कार्य करता है। और हाइड्रोलेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो ये करता है, हाइड्रोजन हाइड्रोलेज है तो यहाँ पर जल लग जाता है, और जल क्या करता है, ए के साथ यहाँ पर एच लग जाता है, और सिंगल बॉन्ड की जगह यहाँ पर प्लस लग जाता है, बी यहाँ पर आ जाता है। बी कोई कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, ए भी कोई कंपाउंड हो सकता है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जो OH ग्रुप बच जाता है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है। ठीक है, और लाइगेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो सिंगल बॉन्ड को प्लस में चेंज कर देता है, और लाइगेज जो एंजाइम होता है वो प्लस को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देता है, और आइसोमरेज जो एंजाइम होता है वो किसी भी कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज कर देता है। जैसे ए कोई कंपाउंड है और बी कंपाउंड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये एंजाइम होते हैं, इनके अलग अलग कार्य होते हैं रिएक्शन में, किस प्रकार से ये सहायता करते हैं, रिएक्शन को कराते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कोफैक्टर एंजाइम। कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होता है एंजाइम का, उससे देखने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, कोफैक्टर एंजाइम क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक हमने रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे एक होलो एंजाइम होता है। ठीक है, ये कैसा है, एक कंप्लीट एंजाइम है, एक फुल तरीके से एकदम पूर्ण एंजाइम है, जिसका नाम है होलो एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम को यदि हम तोड़ते हैं तो इस एंजाइम में निकलता है प्रोटीन, और बाद में निकलता है नॉन प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, एपो एंजाइम होता है, और नॉन प्रोटीन जो होता है उसे ही हम कोफैक्टर कहते हैं। जो नॉन प्रोटीन होता है उसे ही हम इसे कोफैक्टर कहते हैं। और कोफैक्टर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोफैक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जो कोफैक्टर एंजाइम होता है वो क्या होता है, यदि हम किसी भी कंप्लीट एंजाइम को तोड़ते हैं तो उसमें से एपो एंजाइम निकलता है। एपो एंजाइम का मतलब प्रोटीन निकलता है, और साथ ही साथ नॉन प्रोटीन निकलता है। नॉन प्रोटीन ही कोफैक्टर कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल सा वर्ड है, आपको पता होना चाहिए, इसे हम कोफैक्टर बोलते हैं। और कोफैक्टर यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रोस्टेटिक ग्रुप, प्रोस्टेटिक ग्रुप, एक होता है कोएंजाइम, एक होता है मेटल आयन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार का यहाँ पर कोफैक्टर हो सकता है, कोई सा भी। ठीक है, तो प्रोस्टेटिक जो ग्रुप होता है वो कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है, यानी कार्बनिक होता है। और यहाँ पर अगला है कि जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है ये टाइटली एंड परमानेंटली एंजाइम से अटैच रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है ये टाइटली एंड परमानेंटली हमेशा के लिए एंजाइम से अटैच रहता है, काफ़ी बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में कौन सा प्रोस्टेटिक ग्रुप है, हैम ग्रुप है। और ये हैम ग्रुप में कौन सा प्रोस्टेटिक ग्रुप है, देखिए पेरोक्सीडेज कैटालेज, ये एक प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हैम ग्रुप, जो कि एक प्रोस्टेटिक ग्रुप है। ठीक है, कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है, और टाइटली और परमानेंटली बॉन्डेड रहता है किससे, एंजाइम से। ठीक है, और कोएंजाइम होता है, ये कैसा होता है, ये ऑर्गेनिक होता है, ये भी कार्बनिक होता है, और लूजली बॉन्डेड होता है, काफ़ी लूज बॉन्ड होता है, थोड़ी देर के लिए ही रहता है। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसिएंट बॉन्ड फॉर सम टाइम, यानी ये कुछ समय के लिए रहता है फिर बाद में टूट जाता है। जैसे यहाँ पर NAD एंड NADP, ये आपने कहाँ पर देखे होंगे, ये आपने माइटोकॉन्ड्रिया में देखे होंगे। ठीक है, NAD एंड NADP ये कंपाउंड होते हैं। आगे यहाँ पर मेटल आयन, मेटल आयन कौन कौन सा यहाँ पर कोफैक्टर होता है, जैसे ये भी कैसा होता है, टाइटली बॉन्डेड होता है। जैसे यहाँ पर मेटल आयन लिखे गए हैं, जिंक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो इस प्रकार का यहाँ पर मेटल आयन होता है।
ठीक है। तो ये कोफैक्टर होते हैं, यहाँ पर हमने आपको बता दिए प्रोस्टेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटालाइन, ये यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये कोफैक्टर एंजाइम के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम फटाफट से वीडियो आपके लिए बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका एंजाइम, ठीक है। एंजाइम आपने आज सीख लिया है क्या होता है एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। यदि मैं आपको सिलेबस दिखाऊं तो सिलेबस में क्या क्या बचा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो एंजाइम का आज का पूरा टॉपिक जो है वो समाप्त कर दिया हमने, ठीक है। कोई सा ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जो मैंने नहीं कराया है आपका। नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ये भी, कोफैक्टर भी करा दिया है, एंजाइम एक्शन भी करा दिया है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन यानी एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है वो भी बता दिया है, एंजाइम इन्वर्टर भी बता दिया है, KM एंड बीमैक्स किस प्रकार से क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और फैक्टर इफेक्टिंग रेट एंजाइम, किस प्रकार से एंजाइम जो होता है उसकी एक्टिविटी को प्रभावित करता है, इन्वर्टर किस प्रकार से एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ओके। बस यही था, इसमें मैंने आपको पूरी की पूरी यूनिट जो है वो दूसरी समाप्त कर दी है। अब आगे आते हैं, आगे क्या है, आगे तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल समझना है आपको। क्या है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस किस प्रकार से होता है, सेट्रिक एसिड साइकिल यानी जो क्रेब्स साइकिल होती है वो भी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, कुछ नहीं है इसमें। फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आपको सारी वीडियोज़ फटाफट से प्रोवाइड कर सकूँ, ओके। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।